बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजान, मैं तलाक याफ्ता लड़की से शादी नहीं करूंगा। अभी 2 माह तो हुए उसे तलाक हुई है और आप उस मनहूस को मेरे सर पर बांध रही हैं। सायरा दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी, मगर अगले ही लम्हे बीजान की बात ने सायरा के होश उड़ा कर रख दिए। जब उन्होंने अली को अपनी कसम देकर कहा, तुम अभी और इसी वक्त निकाह करोगे सायरा से। यूं अली ने मजबूरन निकाहनामे पर साइन तो कर लिए, मगर अब वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। मगर निकाह के कुछ ही लम्हों बाद सभी के औसान खता हो गए। जब सायरा का पहला शौहर आधी रात का वक्त था और उस घर में उल्लू बोल रहे थे। वक्त कितनी जल्दी बदल गया था। ऐसा नहीं था कि यहां पहले लोगों का झुरमट हुआ करता था। पहले भी यहां वो 2-3 लोग ही रहा करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो माजी का हिस्सा बन चुका था। कभी उन दोनों के इतने ज्यादा ऊंची आवाज में कह के गूंजते थे कि उनको मुंह के आगे कपड़ा रखना पड़ता था कि बीजान से डांट पड़ जाएगी। और वक्त इस कदर अजीब अंदाज में बदल गया था कि अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कभी वो रूठ जाती तो अली मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया करता था, मगर उसकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और हमेशा यही कहा करता था कि सायरा, अगर मैं कभी जिंदगी में रूठ गया तो तुम कभी भी मुझे मना नहीं सकोगी। जबकि सायरा हमेशा नाराजगी के साथ यही कहा करती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मना लूंगी। फिर वो इस बात पर बाकायदा बहस लगा लेता था कि तुम मुझे कभी नहीं मना सकोगी, चाहे तुम मेरे साथ शर्त लगा लो। और सायरा उसके साथ इसलिए नाराज हो जाती थी कि वो नाराजगी की बात ही क्यों करता था। जब हम किसी के साथ अपना अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि बुरा वक्त भी हमें चुपके से देख रहा है। इस बात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, बल्कि पिछले साल इन्हीं दिनों वो इन सीढ़ियों पर बैठकर आइसक्रीम खाया करते थे। एक दूसरे के साथ बैठकर इतनी बातें करते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। जबकि इस साल उनके दरमियान इतने फासले आ चुके थे कि मिटाने के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से की जाए। सायरा की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दुख ये था कि एहसास बहुत देर से हुआ था और देर से हुआ आगाही का लम्हा अपनी वक़्त खो देता है। उसने बस एक गलत फैसला किया था और इस फैसले ने उसे बर्बाद करके रख दिया था। उसने सितारों भरे आसमान को देखा और याद आया कि कैसे अली सितारों वाले आसमान को देखते ही उसका बाजू पकड़कर यहां पर ले आया करता था और हमेशा यही कहता था कि देखो, तुम सितारों से भी ज्यादा हसीन हो। तो वो मुंह बनाकर कहती थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने चचा की बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लोग अपने घर की इज्जत के मुहाफिज होते हैं और तुम मुझ पर ही नजर रखे बैठे हो। तो वो मुंह बसोर कर कहता था, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें क्यों करता हूं? तो सायरा शरारती अंदाज में सब कुछ जानते हुए भी नफी में सर हिलाकर कहती कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। आज वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, जबकि सायरा की इद्दत पूरी हो गई थी। मगर इस सब के बाद भी वो आज बहुत ज्यादा दिनों के बाद कमरे से बाहर निकली थी। उसका कमरे से निकलने को बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन बीजान का दिल रखने के लिए वो निकली थी। बीजान अली की वालिदा थी, जबकि सायरा की खाला और तायम्मी थी। उसकी उम्र अभी 2 साल थी, जबकि उसके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया और उसके बाद वो बीजान की गोद में आ गई। बीजान ने ही उसे पाला और बड़ा किया था और उनके अलावा उसने किसी और के लम्स को महसूस ही नहीं किया था। और उनके साथ ही वो अली के साथ पली बढ़ी थी, तो बचपन से ही उन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बनती थी। वो छोटी ही थी तो इस बात का एहसास हो गया कि बीजान बेशक उसे माँ बाप से बढ़कर चाहती है, मगर वो उसकी सगी माँ नहीं है। वो उनको बीजान कहा करती थी और अली भी उन्हें बीजान ही कहा करता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि बीजान के लिए वो दोनों बच्चे एक बराबर थे। उन्होंने शायद शुरू में इसलिए ये बात बता दी थी ताकि वो इन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने साथ रख लें। अगर वो दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते तो बहुत मुश्किल हो जाती। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को दोस्त ही समझा करते थे। एक ही स्कूल में जाते और एक ही साथ पढ़ते थे। सायरा पढ़ाई के मामले में जरा कमजोर सी थी, तो इस वजह से अली उसकी बहुत ज्यादा मदद कर दिया करता था। वो उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता था और उसे अपनी छोटी सी गुड़िया कहा करता था। हालांकि वो उससे सिर्फ 4 साल बड़ा था, लेकिन चूंकि उसका कोई और भाई बहन नहीं था और बीजान उनको बाहर खेलने की इजाजत नहीं देती थी, सो इस वजह से वो सारा दिन बस सायरा के साथ खेलता था। उनको एक साथ हमेशा बैठा देखकर बीजान के दिल से हजारों दुआएं निकला करती थी और दिल ही दिल में मुतमईन हो जाती थी कि वो अपनी बहन की नजरों में सुरखरू हो जाएंगी कि जिसने आखिरी लम्हों में अपनी बेटी उन्हें सौंप कर यह कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारे हवाले। सो मुतमईन थी वो। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो ये यकीन था कि वो एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे और जिंदगी बड़ी खूबसूरत अंदाज में गुजर जाएगी। मजीद कोई परेशानी उनके करीब नहीं भटक सकेगी। लेकिन उनको नहीं मालूम था
कि अभी तो एक और बड़ी क़यामत ने गुजर कर जाना है। वक्त गुजरता चला जा रहा था। गो के सायरा बचपन में भी बहुत हसीन थी, लेकिन जैसे ही वो जवानी की सीढ़ी पर कदम रख रही थी तो हुस्न जैसे उस पर फिदा होता चला जा रहा था। और दूसरी जानिब अली कभी बस नहीं चलता था कि कब वो उसे अपनी दुल्हन बना ले। वो अली की अपने लिए पसंदीदगी से अच्छी तरह से आशना थी, मगर उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हो गया जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। उस वाकये का ख्याल आते ही वो फौरन उठकर बैठी तो उसे सामने बीजान का कमरा नजर आया। उसे वहां पर अली खड़ा नजर आया, जो उनसे यकीनन कोई बहस कर रहा था। वो अपनी सोच से बाहर निकल आई। अभी तो उसे जिंदगी के इस फेज को सोचना था, लेकिन फिलहाल ये ज्यादा जरूरी था कि वो इतने गुस्से से बीजान से क्या बात कर रहा था। तजस्सुस था कि बढ़ता ही चला जा रहा था, इसीलिए सायरा जल्दी से उनके कमरे की तरफ चली गई। 1 साल पहले की ही बात है कि वो बेधड़क उनके कमरे में चली जाती थी और अली उसे किस तरह डांट कर कहता था कि थोड़ी देर के लिए हम माँ बेटे को प्राइवेसी दे दिया करो, और वो उसे तंग करने को और सताने को जानबूझकर बगैर दस्तक दिए उनके कमरे में चली जाती थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो इसीलिए दरवाजा बंद करता था क्योंकि उसे सायरा का यूं आना अच्छा लगता था, मगर वो कभी इस बात का एतराफ नहीं करता था। लेकिन उसे ये बात बहुत पसंद थी कि वो इस्तेहकाक से उन लोगों की जिंदगियों में मौजूद थी। वो कमरे के बाहर पहुंची तो कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अली शदीद गुस्से से उनसे ये बात कह रहा था कि आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात के मुतालिक इतनी शिद्दत पसंदी से कह रहा था, जबकि बीजान ने जवाब में कहा कि तुमने मुझे अपनी ख्वाहिश का बताया था और अब जब यह ख्वाहिश पूरी हो रही है तो तुम ये सब कह रहे हो। ये तो सरासर नाशुक्री करने वाली बात है। उन्होंने नाराजगी से कहते हुए उसे देखा तो उसका पारा पहले से ज्यादा चढ़ गया और कहने लगा, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मान सकता। तो उन्होंने गुस्से से कहा, जब तुम ये बात नहीं मान सकते तो चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन अपने तय में पूरी कोशिश कर रही थी जब अचानक ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। जब अली ने यह बात कही कि बीजान, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी को लेकर हर शख्स बहुत से ख्वाब देखता है, और उनमें से मेरा ख्वाब ये भी है कि मैं कभी भी उस तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं करूंगा। तो बीजान ने दुख से उसे देखा और कहा, अली तुम ये क्या कह रहे हो? तुम उसे देख देख कर जीते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कैसे तुमने उसकी शादी के बाद मुश्किलों से खुद को संभाला था, और अब जब तुम्हें कुदरत ने मौका दे दिया है कि तुम उसको अपना लो तो तुम आज ये फजूल बातें कर रहे हो। बीजान उससे काफी नाराज नजर आ रही थी, जबकि सायरा तो इस इंकिशाफ पर दंग ही रह गई थी कि वो किसी से मोहब्बत करता था। उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा कि उसकी शादी अली के लिए कोई इस किस्म की आजमाइश बनी होगी। उसे तो बस इतना पता था कि वो उसे पसंद करता है। वो उसके अलावा भी किसी से इतनी शदीद मोहब्बत करता था, इस बारे में मुझे आज इल्म हुआ था। लेकिन अब मैं अली का जवाब सुनना चाह रही थी, जो अब खामोश हो गया था। तो बीजान ने दोबारा कहा, अली मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम आज ही उसके साथ निकाह कर रहे हो। तो जवाबन वो चिल्ला उठा और कहने लगा, बीजान वो सब मेरे माजी का हिस्सा हो चुका है, मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगा। अभी चंद हफ्ते ही तो हुए हैं उसकी तलाक हुई और आप उस मनहूस को मेरे सर पर बांध रही हैं। सायरा को ज्यादा बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर इल्म हो गया था कि वो शायद किसी लड़की से शादी के लिए रजामंद नहीं हो रहा था और बीजान उससे मजबूर कर रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि वो कौन लड़की होगी। एक पल को ख्याल आता कि शायद बीजान उसके बारे में कह रही थी, मगर फिर फौरन अपना ख्याल झटक दिया था। तो उन्होंने उसे दुख से देखा और कहा, तुम ही उसके लिए दीवाने हुए फिर रहे थे, क्या भूल चुके हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत बस यही थी? तो उसने जवाबन कह दिया, हाँ मुझे गलतफहमी हुई थी, मोहब्बत नहीं हुई थी। जो भी हुआ था वो सब मेरे माजी का हिस्सा है, इसीलिए उसको मेरे हाल और मुस्तकबिल पर थोपने का हक मैं खुद को भी नहीं देता। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगा। सायरा दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ सुनकर रो रही थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि बीजान उसी के मुतालिक बात कर रही है, जबकि उसे इस बात का यकीन नहीं था कि तस्करा उसी की जात थी। लेकिन जब से उसकी तलाक हुई थी और वो यहां आई थी तो अली का रवैया जिस कदर खराब था, तो उससे तो यही लग रहा था कि बात उसी की हो रही है। उसे ये गम नहीं था कि अली शादी से इनकार कर रहा था, बल्कि दुख इस बात का था कि अली के लहजे में इनकार नहीं था, बल्कि उसके लिए तजलील थी, जो कि सायरा के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने फिर से अपना दिमाग वहां लगाने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि वो तो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था
और बीजान भी उसे ढील नहीं दे रही थी। उसे अंदाजा हुआ कि थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकलेगा तो वो दरवाजे से पहले ही हटकर लॉन की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर के बाद सायरा ने देखा कि वो अपना बैग पैक करके जा रहा था। उसकी नौकरी वैसे भी शहर से बाहर थी, तो यकीनन वो वहां जाने वाला था, और सायरा ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बीजान और अली के दरमियान किसी की वजह से किसी किस्म की भी गलतफहमियां पैदा हों और दूरियां आ जाएं। सो वो उसे रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागी और कहा, अली, तुम कहीं जा रहे हो? उसके अंदाज से जरा सा भी नहीं लग रहा था कि उसको उन दोनों के दरमियान होने वाली बात की खबर हो चुकी है। उसे यकीन नहीं था, मगर अंदाजा हो चुका था, और वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी कि उनके दरमियान इस कदर संगीन झगड़े की वजह वो नहीं होगी। तो वो तेजी से रुका और फिर घूमा और एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, सायरा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? सायरा ने इंतहाई दुख से उसे देखा और अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा, अली, क्या हो गया है? हम दोस्त भी तो थे, और ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम मेरे साथ यूं बात कर रहे हो और घर भी छोड़कर जा रहे हो? तो ये बात सुनकर वो ऊंची आवाज में हंसा और कहने लगा, हो, बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया कि हम लोग दोस्त भी थे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मैं घर छोड़कर क्यों जा रहा हूं, तुम्हें नहीं मालूम? वाह, तुम इतनी बच्ची हो। वो सायरा का मजाक उड़ा रहा था, तो उसे अपनी जात के परख चोड़ते हुए महसूस हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कोई उसकी रग रग को कुंद खंजर से काट रहा हो। कभी उसे दूबदू जवाब देने वाली, आज खामोशी और दुख से उसे देख रही थी। उसके हर अंदाज से ही तंज के जहर में डूबे हुए तीर निकल रहे थे। इससे पहले कि सायरा मजीद कुछ कहती, तो उसने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और कहा, तुम यहां रहो बीजान के साथ, क्योंकि बीजान को अपने बेटे के अलावा बाकी हर रिश्ते की फिक्र है। उन्होंने मेरी परवाह कभी भी नहीं की। हालांकि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की बेटी को ही अपनी औलाद माना है, और उसकी वजह से हमेशा अपने सगे बेटे को नजरअंदाज कर दिया है। मैंने कभी भी इस बात को महसूस नहीं किया था, और ना ही कभी मैंने इस बात से हसद किया था, बल्कि मुझे तो खुशी थी कि उन्होंने अपनी औलाद से ज्यादा अपनी भांजी को अजीज रखा हुआ है। लेकिन अब जब ज्यादतियां हद से बढ़ जाने लगी हैं, तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं अपने साथ मजीद ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। सो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं, और मुझसे आइंदा कभी भी राब्ता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने या बीजान ने मुझसे राब्ता किया तो याद रखना, वो तुम लोगों का आखिरी राब्ता होगा। वो धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि उसके लहजे से वाज़ेह हो रहा था कि वो बिल्कुल सच कह रहा था। इससे पहले कि सायरा उसे कुछ कहती या रोकने की कोशिश करती, तो बीजान की आवाज आई और उन्होंने कहा, सायरा से रोकने की कोशिश मत करो, इसे जाने दो। देखना कि चंद ही दिनों में इसे एहसास हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास होने के लिए मंजर से हट जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो वहां पर रहता है तो उसे एहसास नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और इसको खसारे से बचाने के लिए इसका फिलहाल यहां से जाना जरूरी है। उनकी बात पर सायरा ने दुख से उनकी तरफ देखा और नफी में सर हिलाया कि ऐसा मत करें, क्योंकि वो अली की इज्जत से अच्छी तरह वाकिफ थी, या उसे बिल्कुल भी उसके इस रूप का नहीं पता था, क्योंकि उसने तो हमेशा अली का मोहब्बत भरा और अपनायत भरा रूप देखा था, जबकि उन्होंने उसे बस इशारा किया था कि उसे जाने दो। उन्होंने अभी सायरा को इस बात की भिनक नहीं पड़ने दी थी कि उनके पास तो और भी बहुत से प्लान मौजूद थे। अली ने दुख से एक नजर मां को देखा और फिर गहरी सांस लेता सामान उठाता वहां से चला गया, तो सायरा भागकर बीजान के पास आई और डरते हुए कहा, बीजान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी बात थी हम मिल बैठकर क्लियर कर सकते थे, लेकिन वो घर छोड़ गया है तो इससे मसाइल बढ़ जाएंगे। बीजान ने नफी में सर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर रेस्ट करो, मेरे पास हर मसले का हल मौजूद है। उन्होंने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी, और वो उनके इस जिगरे पर हैरान रह गई और फौरन सारा उनके कंधे पर सर रखकर अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश की कि इस अजीम औरत ने तो जैसे ममता की मिसाल कायम कर दी थी कि कैसे अपनी औलाद से ज्यादा अजीज सायरा को रखा था, और सबसे बढ़कर माँ और बाप दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी थी, और हमेशा माँ से बढ़कर उसके लिए फैसले किए। बीजान ने उसका सर सहलाया और कहा, बेवकूफ लड़की, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? थोड़े दिनों बाद वो वापस आ जाएगा। सायरा को चूंकि उन्होंने असल वजह नहीं बताई थी, तो उसने चंद लम्हों बाद सर उठाया और उनको सवालिया नजरों से देखा और कहा, बीजान, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो उन्होंने फौरन सर हिलाते हुए इजाजत दे दी और कहा, बेटा,
तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई है मुझसे सवाल पूछने के लिए, इजाजत मांगने की? तुम्हारे दिल में जो आए तुम पूछ सकती हो। तो सायरा ने उनको देखा और कहा, बीजान, ऐसी क्या बात हुई है कि अली घर छोड़कर चला गया है? क्योंकि इतना तो मैं जानती हूं कि वो छोटी सी बात पर घर छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो बहुत जिम्मेदार इंसान है और हम दो अकेली औरतों को वो कभी नहीं छोड़कर जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी दूसरे शहर में बहुत अच्छी नौकरी हो गई थी, मगर उसने एक आम सी नौकरी को सिर्फ इसलिए तरजीह दी थी कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो अब ऐसी क्या बात हो गई है कि वो घर छोड़कर चला गया है? मुझे अंदर ही अंदर ये तजस्सुस मार रहा था कि वाकई में ऐसा क्या हो गया था कि अली को घर छोड़ना पड़ गया था। लेकिन उसे कहाँ इल्म था कि जब उसे उसके घर छोड़कर जाने की वजह मालूम होगी तो वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाएगी। तो बीजान ने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, बेटा, वैसे हम दोनों माँ बेटे के दरमियान लड़ाई हो गई थी। तुम्हें तो पता है इस उम्र में बच्चे थोड़े बागी हो जाते हैं, अम्मा को थोड़ा ब्लैकमेल करते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम फिक्र मत करो, वो चंद दिनों में घर वापस आ जाएगा। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा उसके बगैर दिल नहीं लग रहा। लेकिन सायरा उनसे ये नहीं कह पाई थी कि जब से उसकी तलाक हुई थी और वो इस घर में वापस आई थी तो अली का रवैया तो पहले जैसा रहा ही नहीं था, बल्कि वो जरा जरा सी बात पर उसे काट खाने को दौड़ता था। बीजान ने जबरदस्ती उसे उसके कमरे में भेज दिया था। वो कमरे में तो चली गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार यही एहसास हो रहा था जैसे अली उसकी वजह से ही घर छोड़कर गया है। पछतावे और मलाल का एहसास था कि हर चीज पर हावी हो रहा था, और वो यूं ही बैठी वो दिन याद करने लगी जो उनकी जिंदगी में बहारें लेकर आते थे। वो भी क्या दिन थे जब रात शबे बारात होती थी और दिन ईद का दिन होता था। उसने सर घुटनों पर रख लिया और जहन में वो शाम आई जब अली ने बीए का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया और खुशी से घर आया। उसे और बीजान दोनों को अपने दोनों हाथों में थाम कर गोल गोल चक्कर लगाया और कहने लगा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैंने बीए का इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया है और बहुत जल्द मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो वो और बीजान हंसने लगी और बीजान ने कहा, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन कम से कम तुम 16 जमातें तो पास कर लो। जिस पर उसने हंसते हुए कहा, मैंने बहुत अच्छा डिप्लोमा कर लिया है और मैं आज इंटरव्यू भी देकर आया हूं। मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत जल्द आप दोनों की किस्मत को मैं अपनी मेहनत से बदलने की कोशिश करूंगा। उसका हर अंदाज आजी लिए होता था। तो हम दोनों ने एक साथ एक जबान होकर कहा था, इंशाअल्लाह तुम बहुत तरक्की करोगे। और उसने हंसते हुए कहा, वाह भाई वाह, आप लोगों के तो अल्फाज और जबानें भी आपस में मिलने लगी हैं। उसके बाद उसने कहा, चलें जल्दी से दोनों तैयार हो जाएं, मैं आप दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूं। तो बीजान ने फौरन मना कर दिया और कहा, नहीं बेटा, इतनी ठंड में मैं तो नहीं जा सकती, तुम इसे साथ ले जाओ। लेकिन मैंने भी कहा, बीजान, मैं इसके साथ अकेली कहां जाऊंगी? तो उन्होंने कहा, बेटा तुम कौन सा पहली बार जा रही हो? और अली ने भी कंधे उचका कर कहा, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे अपने होने वाले शौहर के साथ जा रही हो। वो हमेशा से सायरा को यूं ही छेड़ता रहता था। तो बीजान ने उसे घूरा और कहा, अली तमीज के साथ, क्यों बच्ची को परेशान करते हो? तो उसने हंसते हुए कहा, अम्मा इसे भी पता है कि मैं तंग कर रहा हूं। और थोड़ी देर बाद मैं गुलाबी रंग का सूट पहनकर अली के साथ बाहर चली गई। मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मुझे पता था कि हम बहुत अच्छा वक्त गुजार कर आएंगे। अली के पास गो के वसाइल बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो थोड़े में ही बहुत कुछ करना बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने उस रोज मुझे गजरे भी दिए। मेरे लिए ये कोई अनहोना एहसास नहीं था, इसीलिए मैंने खुशी खुशी पहन लिए और हमने बहुत ज्यादा तस्वीर भी ली। तो बातों बातों में मैंने अली से कहा, तुम सिर्फ बीए करके क्यों नौकरी करना चाहते हो? तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कम से कम मास्टर्स क्लियर करने के बाद ही नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए था? तो उसने मुझे देखा और कहा, सायरा, मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं हैं। मैं बस तुम्हें और बीजान को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में बस 2 औरतें हैं जिनको मैं खुश देखना चाहता हूं, और उनमें से एक बीजान है और दूसरी तुम हो। और तुम दोनों को खुश करने के लिए मुझे कभी भी ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम दोनों को मैं अगर जरा सा वक्त दे दूं तो आप दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी का एहसास और कुछ नहीं है। मैंने उसे देखा और कहा, तुम्हारी इस बात से मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं, लेकिन आगे जमाना बदल रहा है और तुम्हें खुद को जमाने के मुताबिक तो ढालना ही होगा। तो उसने हंसते हुए कहा, जब वक्त आएगा तो मैं ढाल लूंगा, तो मेरी फिक्र मत करो। फिलहाल हम लोग गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। यूं ही वक्त गुजरता चला जा रहा था
और मुझे कभी भी किस्मत से शिकवा करने का मौका ही नहीं मिला था। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर किस्मत ने मुझसे वालिदैन ले लिए थे तो उसके बदले में मुझे दो बहुत अच्छे लोग भी दे दिए थे, जो कि अली और बीजान थे। कभी कभी मैं कोई ऐसा ड्रामा देखती जिसमें किसी यतीम और बेसहारा लड़की के साथ बुरा सलूक किया जाता था, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती थी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे लोगों के दरमियान में रखा। मेरी सारी सहेलियां ये समझती थीं कि बीजान मेरी सगी अम्मा है और अली मेरा भाई है, और मैं जब जब अली को घर आकर ये बात बताती कि मेरी सहेलियां तुम्हें मेरा भाई समझती हैं, तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था और कहता था, उनको ये बात बता देना कि मैं तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं हूं। और मैं उसे चिढ़ाने को यह कहती थी, क्या हो गया है, अगर तुम मुझे अपनी बहन मान लोगे। मुझे बहुत शौक था कि काश मेरा कोई भाई होता। तो वो नाराजगी से कहता, अफसोस के साथ तुम्हारा ये शौक मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम बाहर से किसी को पकड़कर अपना भाई बना लो, लेकिन मेरे बारे में ऐसा कोई ख्याल दिल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यूं ही हंसते झगड़ते जिंदगी गुजरने लगी। मेरी एक दोस्त थी ज़ेबा, क्योंकि सच तो यह है कि अली के होते हुए मुझे कभी भी दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो हर जगह एक दोस्त से बढ़कर मेरे लिए मौजूद होता था। वो चाहता था कि मैं पढ़ लूं, जबकि मेरा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। और मैं और ज़ेबा भी, और मैं ज़ेबा से भी अक्सर यही कहा करती थी कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरा बाप बनने लगा है। ज़ेबा ने मुझे कहा, तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से छुटकारा चाहिए, तो इससे बेहतर तुम्हारे लिए और कोई बहाना नहीं हो सकता। पहली बार मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा, यार शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो उसने हैरानी से देखा और कहा, क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? तुम खूबसूरत हो, अच्छी हो, और तुम्हारे अंदर वो तमाम गुण हैं जो कोई मर्द अपनी बीवी में देखना चाहता है। तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो मैंने चंद लम्हे उसे देखा और बेसाख्त कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, और हमारे घर पर भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूं, तो मेरे घर रिश्ता आना बहुत नामुमकिन सी बात है। उसने कहा, इसकी फिक्र तुम मत करो, मेरी खाला का इकलौता बेटा है और उनको उसके लिए एक कम उम्र और जवान सी खूबसूरत लड़की की तलाश है, तो मैं उनके कान में तुम्हारी बात डाल दूंगी। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी और बेयकीनी से उसे देखा और कहा, तुम्हारी वो खाला जो काफी अमीर है? हम दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते थे, सो मुझे इस वजह से इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि उसकी एक ही खाला थी जो कि काफी अमीर थी, इसीलिए मेरा हैरान होना तो बनता था। उसने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी एक ही खाला है और वो मेरी बात बहुत सुनती है, क्योंकि मैं उनकी लाडली भांजी हूं। इसीलिए मैं बहुत जल्द उनके बेटे सफीर से तुम्हारी शादी करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर मुझे कुछ परेशान देखकर उसने कहा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि बीजान और अली इस बात के लिए रजामंद होंगे। तो मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मुझे देखा और कहा, यह तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, इसको करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होना चाहिए। यकीन करो, तुम उनके घर पर राज करोगी, जबकि अली के साथ सारी जिंदगी तुम्हें एक छोटे से घर में गुजारनी पड़ेगी, जहां तुम्हें सोच सोच कर और नाप तोल कर जिंदगी गुजारनी होगी। जबकि मेरी खाला के घर तुम राज कर सकती हो, क्योंकि बेटे की शादी के बाद वो खुद अमेरिका चली जाएंगी और तुम लोग यहां सुकून के साथ रहते रहना। यूं उसकी बात मानकर मैंने अपनी आंखों में कुछ ख्वाब सजाने शुरू कर दिए, जिनकी खबर मैंने किसी को नहीं होने दी थी। मैं ये बात तो अच्छी तरह जानती थी कि अली मुझे पसंद करता था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किस हद तक मुझे लेकर सीरियस था। मैं बस यही जानती थी कि शायद हम बचपन से लेकर अभी तक इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसी वजह से वो मुझे पसंद करता है। चंद दिन गुजरे कि ज़ेबा ने मुझे ये खुशखबरी दे दी कि उसकी खाला लोग मुझसे मिलना चाहते हैं और शादी भी जल्दी करना चाहते हैं। तो मैंने परेशानी से कहा, ज़ेबा तुम बहुत तेजी से जा रही हो, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, जबकि मुझे नहीं लगता कि बीजान कभी भी इस रिश्ते के लिए रजामंद होगी। तो उसने कहा, रिश्ता आने दो, उसके बाद मैं बीजान को भी समझा लूंगी। लेकिन मुझे मालूम था कि ये इतना आसान नहीं है जितना ज़ेबा समझ रही है, मगर उसने किसी न किसी तरह मुझे मना लिया कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। और फिर एक दिन वो उन लोगों को हमारे घर ले आई। सफ़ीर काफ़ी हैंडसम और डैशिंग था, और इत्तेफाक से उस रोज़ अली घर पर नहीं था। तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो कोई ना कोई हंगामा कर सकता था। और बीजान भी उन लोगों को देखकर काफ़ी हैरान हुई। जब उन लोगों ने रिश्ते की बात की तो वो परेशान से ज़्यादा शर्त रह गई। जाहिर सी बात है, उनको भी मेरी तरह उम्मीद नहीं थी कि हमारे छोटे से घर में कोई इतनी बड़ी गाड़ी लेकर एक यतीम और बेसहारा लड़की को लेने आ सकता है। बीजान ने इनकार करना ही था कि ज़ेबा ने फौरन कह दिया, बीजान अभी इनको कुछ मत कहे,
इनसे कुछ दिन का वक्त मांग ले, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। तो बीजान ने ज़ेबा की बात का मान रख लिया और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को सोचकर कुछ दिनों तक जवाब दे दूंगी। जबकि मुझे मालूम था कि वो इनकार ही कर देंगी, क्योंकि उनको बस उनके मुंह पर इनकार करना मुनासिब नहीं लग रहा था। उनके जाने के बाद बीजान ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें मालूम था कि ये लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं? तो मैं साफ मुकर गई और कहने लगी, बीजान, अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं आपको ना बताती? फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम क्या चाहती हो? तो मैं खामोश हो गई। तभी अली भी आ गया था, इसीलिए हमने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया था। अगले दिन मुझसे ज़ेबा ने पूछा कि तुम्हारे घर वालों ने क्या सोचा है? तो मैंने कहा, जाहिर सी बात है, सोचना सिर्फ बीजान ने है, और बीजान कभी भी मेरी शादी तुम्हारे कज़न से नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मुझे और अली को एक साथ देखना चाहती हैं। क्योंकि उन्होंने कभी जबान से नहीं कहा, लेकिन मैं बचपन से उनके साथ रह रही हूं, तो उनकी आंखों की जबान को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। यह उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर आऊंगी और आकर बीजान को समझाऊंगी। तो मैंने कहा, तुम पागल हो, तुम मेरे घर आओगी तो बीजान समझेंगी कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। तो उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी करूंगी बिल्कुल ठीक करूंगी। फिर अगले दिन वो मेरे घर आई और कहने लगी, तुम यहां से जाओ, मुझे बीजान से बात करनी है। तो मैंने कहा, मेरे सामने ही कर लो। तो बीजान ने कहा, बेटा तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ, बल्कि जाओ तुम हमारे लिए चाय बना कर लाओ। तो मुझे मजबूरन वहां से उठना पड़ा। उसने बीजान से कहा कि सफ़ीर का रिश्ता बहुत बेहतरीन रिश्तों में से एक है, और यूं समझे कि लक्ष्मी खुद आपके घर में उतर कर आई है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूं कि आपके दिल की ख्वाहिश है कि अली और सायरा की शादी हो जाए, लेकिन एक बात आप नहीं जानती कि सायरा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में होती। वो इस रिश्ते के आने पर बहुत ज़्यादा खुश थी और कह रही थी कि मुझे तो यूं लग रहा है कि मेरी तमाम दुआएं कबूल हो गई हों, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि उसका शौहर बहुत अमीर होता, उनके घर गाड़ियां होती, नौकर होते, और वो ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारती। लेकिन जब उसने देखा कि आप परेशान हैं, तो वो चाह रही है कि मैं खुद ही अपने तेई अपने खाला और उनके घर वालों को मना कर दूं। लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश यही है कि उसकी शादी वहां पर हो, मगर वो आपकी वजह से अपना दिल मारकर अली से शादी तो कर लेगी, लेकिन यकीन करें वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। उसकी बात सुनकर मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया था, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो कोई ऐसा प्लान बना के आई हुई है। तो बीजान ने कहा, बेटा मैं भी जानती हूं कि मेरे बेटे के मुकाबले में वो रिश्ता बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं उन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकती हूं कि वो हमारी सायरा को जिस चाहत से मांगने आए हैं, उसी चाहत से वो सारी जिंदगी उसे अपने घर में रखेंगे। तो ज़ेबा ने उनको यकीन दिलाया और कहा, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं आपके घर बचपन से आती रही हूं, और वो मेरी सगी खाला का बेटा है, तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि वो इसको बहुत खुश रखेगा और जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। बीजान को जब इल्म हो गया कि ये मेरी ख्वाहिश है, तो उन्होंने भी फिर खतरा दीवार के साथ टकराने का खतरा मोल ले लिया। उन्होंने जब अली से ये बात की तो अली तो हत्ते से ही उखड़ गया और कहने लगा, आप ये क्या बात कर रही हैं? चूंकि मैं उनके बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा, अल्फाज सोच समझकर अपने मुंह से निकालना, कोई ऐसी बात ना निकल आए कि बेटा तुम्हें सारी जिंदगी के लिए पछताना पड़ जाए। और वैसे भी मैं ये फैसला कर चुकी हूं, और सफ़ीर मुझे हर लिहाज से अपनी सायरा के लिए बहुत अच्छा लगा है, तो मैं उन लोगों को जल्द ही हाँ कर दूंगी। अली ने बहुत हंगामा किया और बहुत कुछ कहा। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहा था, या मुझे सब कुछ मालूम था और मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। लेकिन इतना तय था कि मैं सफ़ीर के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और सोच रही थी कि वहां पर जाऊंगी, राज करूंगी। मगर मुझे क्या मालूम था कि वहां जाकर तो मैं अपनी जिंदगी को ही बर्बाद करूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी मेहंदी वाली रात, जब मैं बहुत खुशी खुशी सफ़ीर के नाम की मेहंदी पहली बार अपने हाथों पर लगा रही थी, तो अली मेरे पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा, तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इस सब के बावजूद तुमने सफ़ीर से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा था। तो मैंने चौंक कर उसे देखा था और कहा, तुम ये क्या फजूल बात कर रहे हो? मेरा और सफ़ीर का नसीब जुड़ा हुआ था और हमें किसी न किसी तरह मिलना था। प्लीज इस तरह की बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। हम अच्छे दोस्त हैं और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तो उसने मेरी बात को टोकते हुए कहा, नहीं, हम कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे और ना ही मैं तुम्हें अब मजीद दोस्त रखना चाहता हूं। मैं तुमसे अभी और इसी वक्त
अपना हर ताल्लुक खत्म करता हूं। आज के बाद अगर तुम खून भी थूकोगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जेबा मेरे पास ही बैठी हुई थी। उसने मुझे कुछ भी कहने से बाज रखा और वो वहां से चला गया। तो मैंने दुख से जेबा की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। तो जेबा ने कहा, यार वो तुम्हें पसंद करता है और बचपन से तुम लोग साथ रह रहे हो, इसीलिए वो तुम्हें लेकर पॉसेसिव हो रहा है और कुछ भी नहीं है। मैंने अभी उसे थोड़ी देर पहले बाहर देखा था, वो खुश था। मैंने जेबा की बातों पर यकीन कर लिया और सफीर की दुल्हन बनकर खुशी खुशी उसके घर में आ गई। उनका घर बहुत खूबसूरत था और मैं सोच रही थी कि ऐसे ही तो जिंदगी की ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई थी। एक बहुत हाई सोसाइटी की बहू बन जाना और एक इतने अमीर कारोबारी आदमी की बीवी बन जाना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी। चंद हफ्ते गुजरे तो मुझे इस चीज का एहसास शिद्दत से हुआ कि सफीर अच्छा इंसान नहीं था, और अब एहसास हुआ कि मैं गलत लोगों में फंस गई थी, क्योंकि सफीर की कंपनी अच्छे लोगों में नहीं होती थी। वो चूंकि एक कारोबारी आदमी था, इसीलिए वो मुझे मजबूर करता कि मैं नीम उरिया लिबास पहनकर उसके तमाम दोस्तों के सामने जाऊं। चंद हफ्तों बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि अब मैं सारी जिंदगी के लिए इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो मुझे बहुत मजबूर करता था कि मैं उसके तमाम दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करूं जैसे वो खुद करता है। यानी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका कोई दोस्त मुझे छू रहा है। मैंने ये बात जेबा को बताने की कोशिश की तो उसने कहा, तुम बेवकूफ हो गई हो, हाई सोसाइटीज में ऐसा ही तो होता है, यहाँ मॉडर्न लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। तो उसने मुझे नाराजगी से देखा और कहा, सायरा, मैंने तुम्हें शादी से पहले ये सब कुछ बताया था और अब तुम्हारे पास इस सब के साथ समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सफीर की बहुत पावर है और तुम इसे अपनी खुशकिस्मती कह लो या बदकिस्मती, लेकिन तुम सारी जिंदगी के लिए अब सफीर की हो चुकी हो, क्योंकि वो पहले 3 बीवियों को तलाक दे चुका है। अब वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। मैं इस इंकिशाफ पर दंग रह गई और कहा, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मगर जेबा तो जैसे वो दोस्त अब रही नहीं थी और मुझे अब पल पल अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बीजान और अली शिद्दत से याद आ रहे थे। एक दिन मैंने अपने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसने कह दिया कि वो मुझे तलाक देता है, और ये बात उसने 3 बार कह दी और घर से चला गया। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। बीजान की तो कमर टूट गई, लेकिन उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, बल्कि शुक्र करो कि बुरे लोगों से बचकर आ गई हो। अचानक तेज हवा का झोंका आया और मुझे एहसास हुआ कि मैं कब से अपनी ही सोचों में बैठी हुई थी। अली को गए काफी दिन गुजर गए और एक दिन अचानक बीजान की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और इसी वजह से सायरा भी बहुत परेशान थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। वो उनको अस्पताल में तो ले आई थी, मगर डॉक्टर्स जरा भी पुरुमीद नजर नहीं आ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वक्त उसे ये दिन भी दिखाएगा, उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। थकन उसकी रूह तक में उतरी हुई थी। वो कभी भी अली से राब्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर ना चाहकर भी उसे अली को फोन करना पड़ा और उसे बताना पड़ा कि बीजान की तबीयत खराब है। तो वो थोड़ी देर में भागता हुआ चला आया था और फिर वो दोनों माँ बेटे कमरे में कोई बात कर रहे थे। तो मैं दरवाजे में जाकर रुक गई। बीजान ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी का जरा भरोसा नहीं है। अगर सायरा की जिंदगी का गलत फैसला मुझसे हो गया तो बेटा मुझे सजा दो, उसे मत दो। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि उन्होंने आज भी हर इल्जाम खुद पर ले लिया था। अली सच ही कहता था कि उन्होंने मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया था, और अगले फैसले पर मेरे सर पर आसमान गिर गया जब उन्होंने अली को कसम देकर मुझसे निकाह करने को कह दिया, और वो मान भी गया। मुझे मालूम था कि वो निकाह तो कर लेगा, मगर मेरी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि हमारे दरमियान फासले ही इतने आ चुके थे। और यूं हमारा निकाह हो गया। कुछ भी महसूस करने से पहले ही हम सब पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी जब मेरा साबिका शौहर आ गया और उसने आकर कहा कि उसने तो मुझे तलाक ही नहीं दी थी। वहां पर गोया हम सबको सांप सूंघ गया। तो अली ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा, अली ये झूठ बोल रहा है। जबकि सफीर ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हें तलाक दी थी? और मैंने हमारा केस कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कोर्ट के कागजात वहां फेंक कर वो वहां से चला गया। मुझे यूं लगा कि सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना गुजर चुका था और हमारे पास एक भी सबूत मौजूद नहीं था। वहां उसकी मां मौजूद थी जो तलाक के वक्त वहां पर थी, लेकिन अब जाहिर है वो अपनी बेटी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती थी, और मुझे मालूम था कि मैं अपना सब कुछ खो दूंगी।
जरा से लालच की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अली तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। जाहिर सी बात है कि उसे तो मैं पहले ही हार चुकी थी, लेकिन वहां जाना बहुत जरूरी था और मैंने सोचा था कि मैं वापसी पर खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि इस हराम रिश्ते में मैं तो नहीं रह सकती। जबकि सफीर के लिए तो ये कोई बात ही नहीं थी। मुझ पर हैरत का पहाड़ उस वक्त टूटा जब सफीर की मां ने ही उसके खिलाफ गवाही दी और कहा कि मेरे बेटे ने इसको तलाक दी है और इसकी यानी शाहिद मैं हूं। उसने कुछ सबूत भी दे दिए थे और मैं फूट फूट कर रो दी। तो अली ने मेरे गिर्द अपना बाजू हमाइल किया और कहने लगा, एक बार तुम्हें जाने दिया था, अब हर बार तो नहीं जाने दे सकता था ना। और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी तो उसने हंसकर मुझे साथ लगा दिया। मैं अपनी किस्मत की इस मेहरबानी पर हैरान रह गई थी। मुझे लग रहा था कि किस्मत इससे ज्यादा मुझ पर मेहरबान नहीं हो सकती, और एहसास हो गया कि हम अपने करीब मुखलिस लोगों की कदर नहीं करते और उन लोगों के चुंगल में जा फंसते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द पहले मुखलिस लोगों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई मेरी तरह इतना खुशकिस्मत हो कि उसे किस्मत दोबारा मौका दे दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।